हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया। इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी थी उसके मेन फीचर्स क्या हैं, खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं, चलिए। एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन of the agenda of globalization, the government of India has undertaken the following policy measures since 1991. ग्लोबलाइजेशन को के एजेंडा को फॉलो करने के लिए सरकार ने फॉलोइंग जो हैं स्टेप्स लिए, फॉलोइंग पॉलिसी मेजर्स लिए। नंबर वन, एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स। जो हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसमें रिफॉर्म्स लाए गए। क्या क्या लाए गए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ इंटीग्रेशन for integrating Indian economy with the global economy was to change over from fixed exchange rate system to market determined flexible exchange rate system। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ग्लोबलाइजेशन में वो ये की गई कि जो हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था उसको खत्म करके अब मार्केट ओरिएंटेड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है, कि हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से तय होगी, वो सिस्टम लाया गया। पहले हम फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो करते थे। अगर आपको फिक्स एंड फ्लेक्सिबल के बारे में नहीं पता तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने इन पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं उनका लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। दिस पॉलिसी ऑफ this policy of allowing the exchange rate to be determined in the international market without official intervention is known as convertibility of currency। ये जो सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बगैर मार्केट में डिमांड सप्लाई के हिसाब से जो रेट है वो तय किया जाता है, उसको कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी कहा जाता है। द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी ऑन ट्रेड अकाउंट was achieved in अगस्त 1994। 1994 में ये जो कन्वर्टिबिलिटी का सिस्टम है इसको अचीव किया गया था। दिस पॉलिसी इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी बिकॉज इट कवर्स करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स ओनली एंड नॉट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। ये जो एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से खुला छोड़ा गया, इस सिस्टम को इंडिया में कन्वर्टिबिलिटी, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें सिर्फ करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस आती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और जो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस है वो कंसीडर नहीं की जाती। Along with this, various types of exchange control measures were lifted in a phased manner। जो भी काफी restrictions या controls लगाए हुए थे एक्सचेंज के ऊपर, उनको phased manner में टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े टाइम के बाद हटाया गया और रिड्यूस किया गया। ठीक है। एज अ रिजल्ट, restrictions on the transfer of foreign exchange have been considerably relaxed over the years। तो over the period of time जो फॉरेन एक्सचेंज पे जो restrictions थी, जो एक्सचेंज रेट पे restrictions थी, उसे कम किया गया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिमूव कर दिया गया। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। इंडिया इज committed to reducing restrictions on foreign trade as a member of World Trade Organization। क्योंकि इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, इंडिया वाज कमिटेड था कि जो रिस्ट्रिक्शंस है ट्रेड के ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर, वो कम की जाएंगी और एक टाइम के बाद खत्म कर दी जाएंगी। द गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स इन the direction of import liberalization। Number one, system of import licensing has been dismantled। जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग के जो सिस्टम थे पुराने, कि इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उस सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया। अब इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना हो तो काफी आसानी से मिल जाता है, और जो क्या कहते हैं, जिन पे पहले रिस्ट्रिक्शंस थी कई चीजों पे बाहर से मंगवाने में, उनमें रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुकी हैं। वही वाला पॉइंट, quantitative restrictions on imports have been almost totally abolished under the agreement with WTO। WTO के साथ जो एग्रीमेंट किया था इंडिया ने, उसके अंदर जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी कि बाहर से इससे ज्यादा क्वांटिटी मंगा नहीं सकते, उसको खत्म कर दिया गया। ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू मेक द ट्रेड बिटवीन नेशंस फ्रीयर देन बिफोर। जो ड्यूटीज या टैक्सेस सरकार लगाती थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, वो कम कर दिए गए ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फ्री छोड़ दिया जाए। The tariff rates, जो import duties हैं, have been reduced sharply from an average of 57% in 1991-92 to 31% in 1996-97 and reduced further to an average of 17% in 2011-12 and 5% in 2018। पहले import duties 57% होती थी 91 में, 96 में ये 31% होगी, 2011 में 17% और 2018 के डेटा के हिसाब से 5%। Thus the average tariffs is now less than 1/10 of 1991। 1/10 भी नहीं रहा, 10% के करीब भी नहीं रहा, आस्ता आस्ता कम होता जा रहा है, और भी मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको कहते हैं एफडीआई। बाहर से काफी ज्यादा पैसा आया। ठीक है। एफडीआई इज एन इम्पोर्टेंट
ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री में एफडीआई आएगा तो ग्रोथ तो होनी ही होनी है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। जब बाहर से कोई कंपनी आके यहाँ अपने ऑपरेशंस खोलेगी तो उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी उस कंसर्न कंट्री में। एफडीआई इज एक्सपेक्टेड to the domestic investment and thereby contribute to industrial and economic development of the country. एफडीआई डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाती है और ओवरऑल इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनकरेज करती है। इट लीड्स टू हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड बाय ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजी इनटू द कंट्री। इससे बाहर से मतलब विद इन द कंट्री कंपटीशन भी बढ़ता है और बाहर से जो नई टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे कंट्री में आती है। इन द चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो of industrial and economic cooperation, promotion of FDI is very important। जो आजकल ग्लोबल सिनेरियो है, हर कोई कंट्री चाहता है कि हमारे कंट्री में आके बाहर से कंपनियां इन्वेस्ट करें, ठीक है। द गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल इन प्रमोटिंग द इन्वेस्टमेंट थ्रू द लिबरल एफडीआई पॉलिसी। हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि भाई वो प्रोएक्टिव रहे, मतलब काफी ज्यादा तेज रहे बाहर से एफडीआई को मंगवाने के लिए, नई नई पॉलिसियां लाए जिससे एफडीआई एनकरेज हो। अ फेवरेबल पॉलिसी रिजीम हैज फैसिलिटेटेड इंक्रीज इन एफडीआई इन द कंट्री। तो ऐसी फेवरेबल पॉलिसी रिजीम बनाई जाती है, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो एफडीआई को फेवर करें कंट्री में। इन अ बिड टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टू इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज थ्रोन ओपन इट्स डोर्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई और अपनी जो रिस्ट्रिक्शन है वो कम कर दी ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में आके एफडीआई या डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकें। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एनकरेजिंग flow of FDI for better technology modernization and for providing goods and services of international standards। तो गवर्नमेंट ने एनकरेज किया फ्लो ऑफ एफडीआई को ताकि हमारे कंट्री में बेटर टेक्नोलॉजी आए, मॉडर्नाइजेशन आए और ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बने या फिर आए। इन ऑर्डर टू invite foreign investment in high priority industries requiring the large investments and advanced technology, the government decided in 1991 to grant approval of FDI limit up to 51% ऑफ फॉरेन इक्विटी। तो सरकार ने डिसाइड किया 1991 के बाद कि कोई भी कंपनी अपनी 51% हिस्सेदारी, कोई भी कंपनी, लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो अपनी 51% हिस्सेदारी प्राइवेट जो फॉरेनर्स हैं उनको बेच सकती हैं। अब ध्यान से सुनना, जब बाहर से आके कोई कंपनी खुलती है, बीएमडब्ल्यू बाहर से आई, उसने बीएमडब्ल्यू की कंपनी यहाँ पे अपनी खोल ली, उसे कहते हैं एफडीआई। जब बाहर से कोई कंपनी आई और एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स खरीदे, उसे कहते हैं एफआईआई, ठीक है। दिस लिमिट was raised from 51% to 74% and subsequently 100% for many of these industries। बाद में 51% से बढ़ा के 74% कर दी और कई जो कंपनीज है उसमें 100% कर दी कि इतनी हिस्सेदारी, 100% हिस्सेदारी भी फॉरेन कंपनीज की हो सकती है। FDI has been permitted into 100% for the most of the manufacturing activities in the special economic zones। जो SEZ में, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है उसमें 100% लिमिट कर दी गई कि सारी की सारी खुद की कंपनी ओन कर सकते हो आप। सेवरल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैव बीन ओपनड अप टू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके लिए कई सेक्टर्स ओपन कर दिए गए। द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो एम्ड एट एनकरेजिंग foreign investments in the core infrastructure sector like road development, airports, एयरलाइंस, रियल एस्टेट, बैंक्स, पावर जनरेशन, ऑयल कॉर्पोरेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सेक्टर्स थे उनमें भी जो एफडीआईज हैं उनको एनकरेज किया। मोर ओवर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव बीन अलाउड टू इन्वेस्ट इन द इंडियन कैपिटल मार्केट सब्जेक्ट टू सर्टेन रेगुलेशंस। जो बाहर के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उनको भी खुली छूट दी गई कि तुम आके इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर कुछ रूल्स रेगुलेशंस के तहत इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ चेंज किया। इन नवंबर 2015 द गवर्नमेंट इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम 20% टू 49%। तो जो यहाँ का जो इंश्योरेंस सेक्टर था उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट 20% से 49% रखी गई। द पॉलिसी ऑल्सो ओपनड अप एफडीआई इन डिफेंस, रेलवेज एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो इन सेक्टर्स में भी एफडीआई की लिमिट को बढ़ाया गया। एफडीआई नॉर्म्स हैव बीन रिलैक्स्ड इन 15 सेक्टर्स इंक्लूडिंग डिफेंस, रियल एस्टेट, एविएशन, plantation, single branding, retail, broadcasting and domestic manufacturing sectors etc etc। तो कई सेक्टर्स हैं उनमें भी काफी ज्यादा मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज किया गया। इन जनवरी 2018 द गवर्नमेंट अलाउड 100% एफडीआई इन सिंगल ब्रांड रिटेल एंड रियल एस्टेट ब्रोकिंग सर्विसेज एज वेल एज FDI up to 49% in Air India।
तो 2018 में 100% जो सिंगल ब्रांड रिटेल है उसमें एफडीआई कर दी गई, और 49% का जो स्टेक है एयर इंडिया का, वो एफडीआई के अंडर रखा गया कि अप टू 49% बेच सकते हो। अब तो एयर इंडिया पूरा का पूरा टाटा नहीं ले लिया, ठीक है ना। दीज एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म्स have bought most of the sectors under the automatic approval route. With these changes, automatic approval route मतलब कि ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस लाई गई, ऐसी पॉलिसीज लाई गई जिससे लिबरलाइजेशन हो गई और अपने आप काम करता रहेगा। और कई पॉलिसीज जब एक बार किसी सेक्टर को खोलता जाता है कि 20% 25% हिस्सेदारी ले सकते हैं, उसको बढ़ा के फिर 50, 74, फिर 100 ऐसे चलने लग गया, ठीक है। इंडिया इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट ओपन इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड फॉर एफडीआई। तो देखा गया कि एफडीआई के लिए इंडिया काफी ओपन अप हो चुका है। द एनडीए गवर्नमेंट लॉन्च्ड मेक इन इंडिया प्रोग्राम in 2014 with the objective of making India a global hub of manufacturing, new processes and innovations, new infrastructure and new mindset. इंडिया ने 2014 में एनडीए गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे एनकरेज किया गया कि बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आए और इंडिया में अपना सामान बनाए जैसे चाइना में बनाती हैं। दिस हैज जनरेटेड अवेयरनेस अमंग द फॉरेन इन्वेस्टर्स about the investment opportunities available in India, so as to make India as a preferred investment destination and to increase India's share in FDI. तो इससे क्या हुआ, अवेयरनेस फैली फॉरेन इन्वेस्टर्स में, उन्होंने अपने पैसे यहाँ पे आके लगाए भी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी की, और इंडिया को एक ऐसी डेस्टिनेशन के लिए तैयार किया गया जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट इसमें, फॉरेन टेक्नोलॉजी। with a view to encourage the technological development in Indian industries, free flow of technology is allowed by the government. गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन को एनकरेज करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को अपने कंट्री में एनकरेज करने के लिए फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट रखी कि हमारे कंट्री में बाहर से टेक्नोलॉजी, जो बाहर से मशीनें वगैरह आ रही हैं, उन पे टैक्स टूक्स कम लगाया, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स इन केस ऑफ हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। जो भी गवर्नमेंट की हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें जो भी हम टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट करेंगे किसी और कंट्री के साथ, उसमें ऑटोमेटिक अप्रूवल किए गए, ठीक है, जल्द से जल्द अप्रूवल किए गए। सिमिलर फैसिलिटीज are provided for other industries as well, provided such agreements do not require foreign exchange. तो सिमिलर टाइप की जो फैसिलिटीज है वो अदर इंडस्ट्रीज को भी दी गई, प्रोवाइडेड कि जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपर तरीके से चलें, ठीक है। फॉरेन टेक्नोलॉजी foreign technology induction is facilitated both through FDI and through foreign technological agreement. तो एफडीआई के थ्रू भी बाहर से फॉरेन टेक्नोलॉजी आई, और जो फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स हमारे कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किए, उसके थ्रू भी बाहर से काफी टेक्नोलॉजी आई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।